क्या हम एलआईसी के अंदर ऑफिसर बन सकते हैं? क्या एलआईसी के अंदर कोई ऐसी पोस्ट जो आपको 1 लाख प्लस सैलरी दिला सकती है? क्या कोई ऐसी पोस्ट जिसमें हमने बैंकिंग की तैयारी करी हो और उसी के पैटर्न पर हम एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं? एलआईसी के अंदर कोई एक ऐसी पोस्ट आती है? तो आती है। वो पोस्ट कौन सी होती है? एलआईसी डबल एओ की। तो आज हम लोग इसी वीडियो के अंदर सारी की सारी डिटेल देखने वाले हैं। मैं आपका मेंटोर आलोक आपके इस सेशन में स्वागत करता हूं। सभी बच्चे इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट तक देखने के बाद आपके दिमाग की सारी क्वेरीज खत्म हो जाएंगी। आते हैं इस वीडियो को और स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये वैकेंसी क्या है, क्या चीजें हमें यहां पर पढ़नी होती है, कैसे पढ़नी होती है, क्या सैलरी होगी, क्या सिलेबस होगा, क्या एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और कट ऑफ भी क्या रहेगी। जो अभी आपके पास 2025 में किया, 2025 में अभी कुछ दिन पहले एलआईसी डबल एओ का फॉर्म आया था। अब ये नोटिफिकेशन मेरा बनाने के पीछे का रीजन क्या है? तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि एलआईसी 20,000 वैकेंसीज कह रहा है कि 2026 में वो फिल करेगा। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये वैकेंसी आपको फिर से रिपीटेड फॉर्म में दिखने वाली है आने वाले 2026 में, और अब उसी का वेट चल रहा है। तो भाई इसी के बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये कैसी पोस्ट होती है, क्या क्या हमें यहां पर करना होता है। तो आ जाते हैं एलआईसी को। तो आप जानते हैं क्या है? भारतीय जीवन बीमा निगम। तो भैया यहां पर क्या, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट को हैंडल करती है, उसी के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले इसके अंदर एक ऐसी पोस्ट जो एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है और आपको बहुत ही हैंडसम सैलरी प्रोवाइड कराती है, वो क्या है? तो भाई ये है एलआईसी डबल ए ओ। डबल ए ओ, अब आप यहां पर देखो मैंने डबल ए ओ यहां लिखा भी है और डबल ए ओ यहां पर भी लिखा। तो क्या सर दो पोस्टें होती हैं? बिल्कुल सही। यहां पर एलआईसी डबल ए ओ के अंदर दो पोस्टें आपको देखने को मिलती है। पहली पोस्ट जो आपको यहां पर देखने को मिलती है वो होती है जर्नलिस्ट की, जिसको हर बच्चा भर सकता है। बट एक और आती है जिसे हम बोलते हैं स्पेशलिस्ट, जिसको हर कोई नहीं भर सकता। इसके लिए एक आपको स्पेशलिस्ट मैनेजमेंट लेवल की डिग्री चाहिए होती है। यहां पर जो बच्चा जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई करता है उसके पास मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है वो सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बट अगर कोई बच्चा किसी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई करता है, डबल एओ स्पेशलिस्ट के अप्लाई करेगा, तो उसके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो उस फील्ड में स्पेशलाइजेशन की होनी चाहिए। मतलब आप उस फील्ड में एक स्पेशलिस्ट होने चाहिए। इट मींस अगर आपने फाइनेंस सेक्टर में किया है तो आपके पास एमबीए होना चाहिए। आप आईटी सेक्टर में तो आपके पास आईटी की डिग्री होनी चाहिए। आप मार्केटिंग के हैं तो मार्केटिंग की डिग्री होनी चाहिए। कुछ ऐसी डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए। आ जाते हैं आगे। क्या होता है जॉब प्रोफाइल, क्या करना पड़ता है? तो भाई डबल एओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो समझ लीजिए असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ये होता है फुल फॉर्म। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के साथ जुड़ते ही ये क्या कैसी पोस्ट हो गई? ऑफिसर लेवल की एक जॉब। यहां पर जॉब प्रोफाइल क्या होता है आपका? तो प्रिलिमिनरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरविजन ऑफ अ डेस्क जॉब इन्वॉल्विंग अ पॉलिसी प्रोसेसिंग। मतलब वहां पर जो भी लोग एलआईसी की पॉलिसीज कराते हैं उस पॉलिसी की प्रॉपर चीजें जा चुकी हैं कि नहीं जा चुकी है, डॉक्यूमेंटेशन उसका हो चुका है कि नहीं हो चुका, पॉलिसीज क्या क्या है, इन सब के बारे में ये पर्सन अपने पास इंफॉर्मेशन रखता है। जो भी आपको क्लेम का मैनेजमेंट कराना होगा, मतलब जो क्लेम आपने अगर करना चाहते हैं तो क्लेम मैनेजमेंट का काम भी यही देखते हैं। क्लेम को सेटल कैसे किया जाएगा, किसको कितने दिन बाद पॉलिसी के पैसे मिलने वाले हैं, वो सारी चीजों के बारे में आप इनसे जाकर इंटरेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर इंटरेक्शन होता है। कस्टमर जो भी आते हैं आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, पोस्ट के मतलब उसके बारे में जानेंगे, पॉलिसीज के बारे में जानेंगे। तो इस ऑफिसर को वो सारी पॉलिसीज के बारे में नॉलेज होती है, ये आपको रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। जब आपका ट्रेनिंग सेशन होता है तो ये सारी चीजें वहां पर बताई जाएंगी। उसके बाद लिखा है एजेंट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो भी आपके एजेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना होता है, आपको सारे एजेंट्स के साथ बातचीत करनी होती है। ये सारा काम आपके पास रहता है। फिर डेटाबेस मेंटेनेंस होता है। जो भी डेटा आपके पास है उसको मेंटेन करना पड़ता है। अब जैसे आपने अगर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रखा है तो आप आईटी सेक्टर के होंगे, तो आपके पास सारा डेटा कलेक्ट होता होगा कि भाई किसने कितनी पॉलिसी करा, किसकी पॉलिसी कब से चली आ रही, किसने दिया पेमेंट नहीं दिया, ये सब काम।
डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बनाना होता है, ये तो बहुत सिंपल सा काम है। हर जहां भी आप रहोगे आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, आपस में लोगों से बातचीत करते रहना पड़ेगा ताकि कोई भी चीजें खराब ना हो, ये काम आपका होता है। उसके बाद जो भी अदर रोल्स होते हैं विद रोल्स वेरी डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट, फाइनेंस का अलग, आईटी का अलग और मार्केटिंग के अलग अलग रोल्स होते हैं। ये जब आप जॉब को क्रैक कर लेते हैं तो जब आप अंदर पहुंचते हैं तो आपको सारी चीजें वहां पर ये सिखाई जाती हैं। उसके बाद अगला आ जाते हैं, यहां पर बच्चों पूछते हैं कि सर एज क्राइटेरिया क्या होता है ना, और कितना एज होना चाहिए। तो बेटा यहां पर जो आपकी एज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, तो आपकी एज जो होनी चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए यहां पर 21 साल से लेकर 30 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपकी एज 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए, आप कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप कोई कैटेगरी पे आते हैं, SC ST पर होते हैं तो 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, हैंडीकैप है तो आपको यहाँ पर 10 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। आप SC ST हैं तो आपको यहाँ पर 15 साल का और OBC के लिए 13 साल का। मतलब यहाँ पर जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनको, जनरल वालों को 10 साल, SC ST वालों को 15 साल और OBC वालों को 13 साल का मिलता है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है और जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। आप एक्स सर्विसमैन है, SC ST में आते हैं तो आपको 10 साल का, और एक्स सर्विसमैन है OBC में आते हैं तो 8 साल का। तो ये एक्स सर्विसमैन के लिए भी बहुत अच्छी जॉब होती है, एक ऑफिसर लेवल की जॉब वो क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप LIC के पुराने एम्प्लॉय हैं, आप LIC में पहले से ही वर्किंग है बट आप चाहते हैं कि मुझे अपनी पोस्ट को इंक्रीज करना है, मान लीजिए आप एज अ LIC असिस्टेंट लगे हुए हैं, आप चाहते हैं कि मुझे इंक्रीज करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको वहां पर भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बट आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे कि आप फर्दर पहले किस पोस्ट पर LIC के अंदर जॉब कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं, तो हम समझ लेते हैं एग्जाम पैटर्न को। तो भाई यहां पर आपको पहले प्रीलिम्स देना पड़ेगा, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू और लास्ट में मेडिकल टेस्ट। मतलब देखा जाए तो बेसिकली इसकी 2 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स और मेंस, फिर इंटरव्यू होगा एंड देन उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। मेनली 2 होते हैं, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट, तो आप इजीली कर सकते हो, बट आपकी जो मेरिट तैयार होती है वो मेनली तैयार होती है इसको देखते हुए। इससे आपकी जो मेन मेरिट तैयार होगी वो मेंस एग्जाम को देखकर तैयार की जाएगी। अगले पर चलते हैं, अगली चीज समझ लेते हैं। अगले पर क्या दिख रहा है, एग्जाम में जो आप प्रीलिम्स देने जाएंगे वहां पर आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो प्रीलिम्स के अंदर अगर हम देखें तो हमें यहां पर मिलता है क्या, रीजनिंग एबिलिटी जो कि आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद न्यूमेरिक एबिलिटी क्योंकि मैथ्स कहते हैं, और तीसरा सब्जेक्ट आपका इंग्लिश। 3 सब्जेक्ट्स आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं। और 3 सब्जेक्ट्स में अगर आप ध्यान से देखो तो 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, 35 मार्क्स के और 20 मिनट के। सेम यहां पर भी आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 35 मार्क्स के और 20 मिनट्स के। यहां पर 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 30 मार्क्स के और 20 मिनट मिलेगा। बट डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, वो कहां दिख रहा है, यहां पर आपको लिखा है, यहां क्वेश्चन 100 है, मार्क्स यहां पर तो सर सिर्फ 70 दिख रहे हैं। ये क्या जादू है, तो भाई जादू ये है कि यहां पर आपके इंग्लिश के मार्क्स काउंट नहीं होते। आपकी जो मेरिट तैयार करी जाती है प्रीलिम्स की, वो किसको देख के तैयार करी जाती है, सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स को देखकर। क्लियर है, वो देखो मैंने नीचे मेंशन कर दिया है, नोट भी लिखा है, द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी अ क्वालिफाइंग नेचर एंड मार्क्स इज नॉट अ लैंग्वेज सेक्शन विल बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। रैंकिंग में इसका काउंटर नहीं होता। ये 20 क्वेश्चन आपके 30 आ रहे हैं, इसमें आपको बस सिर्फ क्वालिफाई करना होगा और कुछ नहीं, मेरिट में इसका फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम लोग इसके मेंस में आ जाते हैं तो मेंस में थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं। तो आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी, इसमें 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मार्क्स यहां पर इसके हो जाएंगे 90। मतलब यहां पर एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का देखने को मिलेगा। सेम जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के आपको मिलाकर 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जहां पर आपके हो जाते हैं मार्क्स 60। अगला अगर हम ध्यान से देखें तो प्रोफेशनल नॉलेज, जिस भी चीज पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, और उसमें आपको कितने मिलते हैं, 30 क्वेश्चन मिलते हैं, 90 मार्क्स के लिए मिलते हैं। और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग अवेयरनेस भी आपको होनी चाहिए, जहां पर 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 मार्क्स के होंगे, टोटल 120 क्वेश्चन, यहां पर 300 मार्क्स के लिए और 120 मिनट टोटल टाइमिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर जो इंग्लिश लैंग्वेज है वहां पर लेटर राइटिंग एंड एसे या फिर लीगल ड्राफ्टिंग फॉर AAO,
ये आपको वहां पर इंग्लिश सेक्शन में करना पड़ सकता है, करना पड़ता है मतलब लैंग्वेज सेक्शन में देखिए तो आपको एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का आप इसे मान सकते हो। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला चीज क्या आएगा, एग्जाम में क्या क्या सिलेबस आता है वो भी देख लेते हैं। तो भाई हमारा जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस आपका बैंकिंग पैटर्न पर ही डिपेंड है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सिलोगिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, एनालॉगी एंड ऑड वन आउट। तो ये सारा का सारा सिलेबस टोटल बैंकिंग लेवल का यहाँ पर देखने को मिलता है। सेम मैथ्स में आ जाते हैं तो डेटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, approximation, simplification, simple interest, compound interest, profit and loss, average and mixture and allegation। एंड इंग्लिश के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर रीडिंग सेक्शन आपको मिलता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनिम, सेंटोनिम, फ्रेजेस एंड एलिमेंट्री ग्रामर। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस ऑलमोस्ट लगभग सेम रहता है, बस लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे वेरी करता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सिलेबस के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है, लास्ट ईयर अभी जो आपका पेपर हुआ था LIC डबल AO का 2025 में अभी हो चुका है कुछ दिन पहले, वहां पर जो आपको मेरिट देखने को मिली है वो क्या देखने को मिली है, तो भाई 25 की तो 300 में से जो कट ऑफ गई थी आपकी 300 मार्क्स में से जो आपकी कट ऑफ जा रही है आउट ऑफ 300 में से वो 215 जा रही थी किसकी, जनरल की। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 5 से 10 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकती है, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। एंड OBC के लिए यहां पर 162, EWS के लिए 190 एंड SC ST के लिए 160 एंड 158 ये आपको देखने को मिलेगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यहां पर ध्यान रखिएगा 5 नंबर या 10 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। इसी हिसाब से अगर हम इसके प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में भी अगर हम यहाँ देख सकते हैं तो 70 में से जो मार्क्स की कट ऑफ जा रही है वो 53, 51, 51, 47 एंड 43। इसका मतलब कि अगर आपने ठीक से पढ़ाई कर रखी है तो 70 में से आपको 50 नंबर के आसपास लाने पड़ेंगे और 50 में आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। इट मीन्स ये मान लीजिए कि अगर आप 70 क्वेश्चंस को अच्छे से कर देते हैं तो 70 में से अगर आपने 25 क्वेश्चन का ऑन एन एवरेज भी मान लिया तो 25-25 भी सही किए तो आपका काम हो जाएगा प्रीलिम्स में। ठीक है भाई, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जो सबसे इंपॉर्टेंट, कई सारे बच्चे पूछ रहे थे सैलरी बता दो, सैलरी क्या मिलती है, तो सैलरी भी देख लेते हैं। तो भाई सैलरी हमें यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलती है, तो यहाँ पर जिसका बेसिक पे आपको देखने को मिलेगा, इसका जो बेसिक पे आपको देखने को मिलेगा उसमें लगभग आपको 88,000 के आसपास जाएगा, 88,635। उसके बाद यहाँ पर स्पेशल अलाउंसेस जो है वो लगभग 9,000 के आसपास मान लीजिए। DA मिलेगा जो आपको लगभग 13,500 के आसपास। HRA जो आपको मिलेगा वो लगभग 6200 के आसपास मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेंगे लगभग वो 3300 के आसपास। तो टोटल ओवरऑल जो आपकी सैलरी एट द एंड ऑफ बनती है, टोटल जो ग्रॉस सैलरी क्रिएट होती है वो लगभग 1,20,000 के आसपास। भैया एक बहुत अच्छा अमाउंट है 1,20,000। सोचिए 2 एग्जाम पास करके आप 1,20,000 की जॉब ले सकते हैं, आसान नहीं। उसके बाद यहां पर जो चीजें आपके डिडक्शन में आपको देखने को मिलेंगी वो 13,450 रुपए के आसपास डिडक्ट होंगे। मतलब ये टैक्स का पार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी इन हैंड अगर आप देखो तो लगभग 1,07,000 रुपए आपके हाथ में आएंगे। 1,07,000 रुपए के आसपास इनमें आपको देखने को मिलेगा। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे सर इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो भाई इसकी तैयारी आपके बैंकर ग्राउंड बाय करियर वेल चैनल पर लगातार हो रही है। बैंकिंग के पैटर्न पे हम लोग रोजाना पढ़ाते हैं, आप सभी को इस सेशंस को ज्वाइन करना है। शाम 5 बजे, जी हाँ, रोजाना शाम 5 बजे मैं आपके लिए एक बेहतरीन सा रीजनिंग का सेशन लेकर आता हूँ 5 PM पर। और आप सभी को मैं बता दूं कि अभी आपकी LIC असिस्टेंट की वेटिंग लिस्ट आ रही है। मतलब ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द आपको LIC असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन जारी होता हुआ दिख जाएगा, जो कि 20,000 वैकेंसी मैंने आपको बताई है। तो पहले उसकी एक्सपेक्टेशन है, इसकी भी हो सकती है। तो भैया 5 बजे वाले सेशन को आप सभी लोग जरूर ज्वाइन करिए। इस सेशन से आपको रीजनिंग के में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिकॉज प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही रीजनिंग का यहाँ पर जादू देखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड जय हिंद टू ऑल, थैंक यू।